हेलो प्यारे स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल के स्टडी पर मैं फिर से उपस्थित हो गया हूं। मैं कल आपको डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पढ़ाया था और उसमें मैं जितना उसके एनालिसिस था उसको कराया था। अब आज उसका रदरफोर्ड परमाणु मॉडल है। यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। उसे शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड ने सबसे पहले क्या किया? तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले लोहा के पतला पत्थर लिया। ठीक है, लोहा के पतला पत्थर ले लिए, सोना का पतला पत्थर ले लिया जिसकी मोटाई थी 0.004 सेंटीमीटर थी। ठीक है, इतना इसकी मोटाई थी, 0.00004 सेंटीमीटर इसकी मोटाई थी। ठीक है, उसने क्या किया कि और इधर एक स्क्रीन जेलेनेस का पर्दा रख दिया। ठीक है, और इस सोने के पतला पत्थर से अल्फा कणों को पार कराना शुरू किए। अल्फा कणों को जब पार कराए उन्होंने तो बहुत सारे अल्फा कण सीधे निकल गए। कुछ ऐसे अल्फा कण थे जिसमें विचलित हुए, थोड़ा बहुत विचलित हुआ। तो थोड़ा कुछ ऐसे जो नाभिक के जो पास में बीच वाले भाग को उन्होंने नाभिक कहा, इसको नाभिक कहा उन्होंने। तो बीच वाला भाग कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन जो थे थोड़ा बहुत विचलित हुआ, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हुए जो बहुत ज्यादा विचलित हुए। ठीक है, बहुत ज्यादा विचलित हुए और कुछ ऐसे कण थे जो अपने पथ पर ही वापस लौट गए। इससे यह पता चलता है कि परमाणु का नाभिक कथी होता है? धनावेशित होता है। और इन्होंने कहा, ठीक है, परमाणु के नाभिक अधिकांश भाग क्या होता है? खाली होता है। अब उसी निष्कर्ष के हिसाब से रदरफोर्ड ने यहाँ पे परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया। आइए देखते हैं। तो रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल जो प्रस्तुत किया तो उन्होंने इसी के आधार पर देखा कि उन्होंने अधिकांश इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जा रहा है। अधिकांश इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के पास में उसमें विचलित हो रहा है, कुछ ज्यादा विचलित हो रहा है और कुछ इतना विचलित हो रहा है कि अपने ही पद से बाहर निकल जा रहा है ना। कि ऐसा बात उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन थे जो थोड़ी बहुत विचलित हो रहे थे और कुछ ज्यादा हो गए। देखिए ना, यहाँ पे ये आया वही ने निकल गया है कि नहीं, ये आया वही ने निकल गया। तो इसका मतलब उन्होंने बहुत सारे निष्कर्ष, रदरफोर्ड बहुत ही अच्छा आदमी थे, ठीक है, और बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने किसी भी चीज को उन्होंने ही नाभिक के खोज किया था उन्होंने। ठीक है, परमाणु में नाभिक के खोज किया था उन्होंने। तो इन सभी चीजों से उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला और उसी को उन्होंने क्या कह दिया? परमाणु मॉडल कह दिया। ठीक है, उन्हीं को क्या कर दिया उन्होंने? परमाणु मॉडल। देखो बाबू, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप अगर रेगुलर हो तो वीडियो को लाइक करो और इसको शेयर कर देना। ठीक है, मैं 5:30 बजे शाम में मैथ का वीडियो डालता हूं और 6:30 बजे सुबह में मैं केमिस्ट्री का वीडियो डालता हूं। तो आप रेगुलर वीडियो देखना ना भूलें। ठीक है, रेगुलर देखिए वीडियो को, नोट्स बनाइए उसका। चलिए देखिए, अब रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के बारे में बात करते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल क्या कहता है? तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल कहता है परमाणु गोलीय होता है। क्या होता है? रदरफोर्ड ने कहा कि इस तरह से जब उन्होंने निष्कर्ष निकाला तो कहा कि परमाणु क्या होता है? गोलीय होता है। उन्होंने ये भी मतलब कहा कि परमाणु क्या होता है? पूरा का पूरा गोलीय होता है। जैसे हमारा ग्रह वगैरह, पृथ्वी जो है, हमारा सूर्य चंद्रमा जो जैसे गोल होता है, उस तरह से हमारा परमाणु भी गोल होता है। क्या होता है? परमाणु गोल होता है। चलिए, दूसरा बात उन्होंने कहा परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खाली होता है। देखिए, सब भागों को उन्होंने खाली कहा। जैसे उन्होंने कहा, मिल्टन का एक प्रयोग किया था कि जैसे उन्होंने तरबूजा को बताया था परमाणु के मॉडल। तो जैसे तरबूजा क्या होता है कि मतलब तरबूजा कहीं कहीं परमाणु इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सब जगह पूरा खाली होता है। उसी तरह इन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? अल्फा कणों के प्रहार के बाद उन्होंने बताया कि अल्फा कण क्या होता है, मतलब कि प्रहार के बाद जो सीधे निकल गया और बहुत सारे कम विचलित हुए। तो इसका मतलब यहाँ नाभिक को ही मेरे मुद्दा मान लिया और बात ये कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खाली होता है। चलिए, उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु का नाभिक धन आवेशित होता है। परमाणु का नाभिक क्या होता है? धन आवेशित होता है।
अब परमाणु के जो नाभिक क्या होता है, धन आवेशित हुआ। अब उन्होंने क्यों जाना कि परमाणु के नाभिक धन आवेशित है, कोई देखा का? उन्होंने नहीं, उन्होंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने बस एक चीज देखा कि मैं अल्फा कण भेज रहा हूँ। कौन भेज रहा हूँ? अल्फा कण भेज रहा हूँ। अल्फा कण जब भेज रहा हूँ तो अल्फा कण हमारा पॉजिटिव होता है। अल्फा कण क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और इस यहाँ आने पे विचलन हो रहा है, विचलित हो रहा है, पास में नहीं जा पा रहा है इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के। इसका मतलब कण जो अल्फा कण जो पास में नहीं जा रहा है नाभिक के, इसका मतलब है कि नाभिक भी कथी है? पॉजिटिव है। क्योंकि प्लस प्लस में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। जैसे मर्द लड़का लड़का से शादी नहीं कर सकता है, प्रतिकर्षण हो जाएगा, वैसा ही अल्फा कण नाभिक के पास नहीं जा सकते, क्योंकि अल्फा कण भी पॉजिटिव है और नाभिक भी कथी है? पॉजिटिव है, जिसके कारण दोनों एक साथ में नहीं जा सकता है। अगर वो निगेटिव हो तो सड़ाक से पहुंच जाता है, यानी कि लड़का अगर लड़की हो तो सड़ाक से एक दूसरे से मिल जाता है। लेकिन यहाँ तो दोनों लड़का है तो एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकता है। क्या है? क्या कि दोनों पॉजिटिव है। इसलिए उन्होंने रदरफोर्ड ने कह दिया कथी कि परमाणु का नाभिक कथी है? धन आवेशित है, क्योंकि उन्होंने अल्फा कण भेजा था और विचलन हुआ। इसका मतलब कि अल्फा कण हमारा नाभिक भी क्या है? धन आवेशित है, जिसके कारण वो दोनों एक दूसरे से प्रतिकर्षण हो गया। ठीक है, दूरी बढ़ गया। चलिए देखिए, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर 4 में कह रहा है कि बहुत ही कम, लगभग 1 लाख में से एक अल्फा कण अपने पथ पर वापस लौट गए। अब 1 लाख कण जब भेजा गया, उसमें से एक ऐसे कण जो थे यहाँ पे, ये वापस निकल गए, लौट गए कहाँ? अपने पिछले वाले रास्ते पे ही लौट गए, उन्होंने पार नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि इससे पता चलता है कि नाभिक बहुत ही स्ट्रांग है और वो धन आवेशित है, उधर से आप नहीं जा सकते हैं। इसलिए एक ऐसे कण भी थे, कुछ ऐसे भी कण थे जो वापस लौट गए। क्या देखिए, परमाणु के सारा द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित होता है। अब मैं बता दूं आपको कि परमाणु का सारा द्रव्यमान कहाँ रहता है? उसके नाभिक में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि अधिकांश भाग खाली रहता है, तो सारा द्रव्यमान कहाँ रहेगा? नाभिक में नहीं रहेगा जी। इसलिए सब परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, क्योंकि सारा द्रव्यमान कहाँ होता है? नाभिक में होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है और सारा द्रव्यमान कहाँ होता है? नाभिक में होता है। चलिए 5वां नंबर देखिए, इलेक्ट्रॉन सर्पिलाकार होता है। सर्पिलाकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ना, सर्पिलाकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जिसमें देखिए बता रहे हैं, इसे सर्पिलाकार चक्कर पथ का क्या होता है? ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे पथ पे वो चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे पथ पे चक्कर लगा रहे हैं। और एक जब तक मतलब है, इन्होंने कहा कि परमाणु हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है सर्पिलाकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन से नगण्य होता है। अब परमाणु के आयतन नाभिक के आयतन से नगण्य होता है। ठीक है, बात सही है। नाभिक का आयतन बहुत ही कम होता है। नाभिक के आयतन परमाणु के आयतन से क्या होता है? कम होता है, क्योंकि इनकी परमाणु के आयतन कुछ और होता है और नाभिक बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो नाभिक तो नगण्य हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखे हुए हैं हम नोट्स में, कह रहा है कि परमाणु के त्रिज्या 10 के पावर -8 सेंटीमीटर होता है तथा नाभिक क्या होता है? नाभिक की त्रिज्या क्या होता है? 10 के पावर -13 सेंटीमीटर होता है। इसलिए इसको हम क्या मान सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। नाभिक को क्या मान सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं, क्योंकि उसके सामने ये नगण्य है। ठीक है, तो चलिए बाबू, अब रदरफोर्ड ने 1908 में परमाणु के नाभिक की खोज की है, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, 1908 में। चलिए अब इनके जो इन्होंने खोज किया, इनके लिए इनके वो दोष, हर इंसान में वो दोष उत्पन्न हो जाता है, तो इनका आज हम दोष पढ़ लेते हैं। अब रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दोष। अभी हमने आप उनके बारे में, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ा है आपको। अब हम उसके पढ़ते हैं रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दोष, कि किस दोष के कारण उनके रदरफोर्ड परमाणु मॉडल को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया, छोड़ दिया गया। ठीक, बहुत अधिकांश बातों में सक्सेस भी रहे उन्होंने, लेकिन कुछ ऐसे बात था जो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में दोष उत्पन्न कर गया। ठीक है, चलिए तो देखिए रदरफोर्ड परमाणु मॉडल क्या है।
तो परमाणु नाभिक के चारों सर्पिलाकार पथ पर चक्कर लगाता है, इसी पथ पे चक्कर लगाता है, ठीक है, जिसके कारण परमाणु कभी अस्थायी नहीं बन पाई, ये परमाणु कभी अस्थायी नहीं बन पाया उनके अनुसार, और लगातार इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा का ह्रास होता है रहता है, ठीक है, होता रहेगा, होता रहेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु का नाश हो जाएगा। जबकि परमाणु क्या होता है, अस्थायी होता है, परमाणु का तोड़ा ना परमाणु का नाश हो सकता है ना उसके विनाश हो सकता है, ठीक है। तो इनके अनुसार इन्होंने कहा कि परमाणु सर्पिलाकार पथ पर चक्कर काटते हैं, तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में ह्रास होता रहता है। ऐसे अगर प्रतिदिन ह्रास होता रहे तो इलेक्ट्रॉन की एक ऐसी गति आ जाएगी जहां नाभिक में इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा और परमाणु के अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन परमाणु क्या होता है, अस्थायी होता है बोर मॉडल के अनुसार। दूसरा बात इन्होंने बताया कि इन्होंने कहा कि इनके अनुसार कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित नहीं किया गया। इन्होंने ये भी नहीं बता पाया कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा या एक ही कक्षा में पूरा इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा इन्होंने नहीं बताया, जिसके कारण ये भी फेल कर गया। अब आप कक्षा में बताइए, हमारे पास अगर 32 इलेक्ट्रॉन है तो 32 इलेक्ट्रॉन को किस कक्षा में रखा जाएगा या क्रम में रखा जाएगा, इन्होंने नहीं बता पाया, ठीक है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि 32 का इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में रह सकता है। तो जब तक आप निश्चित नहीं करोगे, कक्षा निश्चित नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसके अनुसार इन्होंने एक और इनकी जो थी वो फेल होने की एक और संभावना बढ़ गया, ठीक है। तो इसके अनुसार ये भी फेल हो गया। तीसरा कह रहा है कि परमाणु के नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी निश्चित नहीं किया गया। हाँ, अब किस इलेक्ट्रॉन से परमाणु के नाभिक कितना दूर है ये भी निश्चित नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बता दिया सर्पिलाकार पथ पे चक्कर काटता है, इसे काटते काटते तो नाभिक में भी पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है। इसलिए उन्होंने ये भी नहीं क्लियर कर पाया कि नाभिक से कितना दूर इलेक्ट्रॉन रह सकता है, जिसके कारण ये भी फेल कर गया। अब कौन नाभिक से कितना इलेक्ट्रॉन दूर है, कितना कौन कौन इलेक्ट्रॉन है, इसे भी तो बताना चाहिए, इन्होंने नहीं बता पाया, जिसके कारण ये भी फेल हो गया। चलिए, चौथा नियम फेल होने का क्या था? इनका सिद्धांत परमाणु या आयन का स्पेक्ट्रम देने में असफल हो गया, स्पेक्ट्रम में देने में असफल हो गया, जिसके के कारण इसको भी हम लोग रिजेक्ट कर दिए। इनको 4 कारणों था जिसके कारण हम लोग रदरफोर्ड परमाणु मॉडल को रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। अब आइए नील्स बोर्स की थ्योरी पढ़ते हैं। नील्स बोर परमाणु मॉडल। अब रदरफोर्ड के बाद नील्स बोर आए और उन्होंने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो किस कारण उन्होंने अपना नया मॉडल प्रस्तुत करना पड़ा और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या दोष था और उसका निवारण उन्होंने कैसे किया, उन तमाम चीजों को देखेंगे। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, तो नील्स बोर परमाणु मॉडल, नील्स बोर ने रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दोष का निराकरण क्वांटम थ्योरी से किया। किस थ्योरी से किया? क्वांटम थ्योरी के आधार पर किया। अब क्वांटम थ्योरी क्या होता है इसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, पढ़ाऊंगा, एक अलग वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, ठीक है, ताकि क्वांटम थ्योरी समय आपको बुझा जाएगा, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए कि नील्स बोर ने रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का निराकरण, दोषों का निराकरण किसके आधार पर किया? क्वांटम थ्योरी के आधार पर किया। अब क्वांटम थ्योरी के आधार पर उन्होंने क्या बताया? तो नील्स बोर ने परमाणु सिद्धांत, नील्स बोर के सिद्धांत जो ये हुआ कि परमाणु गोलीय होता है। उन्होंने भी कहा था, रदरफोर्ड ने भी कहा था परमाणु क्या होता है? गोलीय होता है। परमाणु गोलीय होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। मैंने आपको भी उसमें भी बोला गया था कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। इन्होंने भी बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, ठीक है। फिर कहता है परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस केंद्र जो क्या होता है? धन आवेशित होता है। उन्होंने भी यही बात बताया, धन आवेशित होता है। चलिए, परमाणु का सारा द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है जिसे केंद्र कहते हैं। परमाणु का सारा द्रव्यमान कहाँ होता है? नाभिक में होता है जिसे हम केंद्र कहते हैं। उन्होंने भी यही बात बताया था, रदरफोर्ड ने भी। चलिए, अब उन्होंने क्या नहीं बताया था ये देखिए। तो उन्होंने ये नहीं बताया था इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा में चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा के साथ अपनी कक्षा में ही चक्कर लगाते, ये बात उन्होंने नहीं बताया था। दूसरा उन्होंने क्या नहीं बताया था? तो नील्स बोर ने इसको बताया, परमाणु के ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होता है।
किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2n² के बराबर होता है। मैं इस पे सारा वीडियो बनाने वाला हूं, इस पर टेंशन नहीं लेना है। 2n² क्या है? तो परमाणु के ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होता है। चलिए, और फिर कहता है 7वां नंबर में क्या है, देखिए, जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है, ऊर्जा ग्रहण करता है। जैसे बाबू देखो, ये देखो, अगर इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जा रहा है, यानी कि अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जो होता है ना, वही उसी को उच्च कक्षा और निम्न कक्षा बोलते हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जंप करता है, देखिए कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है, सॉरी, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में, यानी कि लोअर लिमिट से हाई लिमिट में अगर जाता है, तब ऊर्जा का कथी होता है, ऊर्जा ग्रहण करना पड़ता है, उसको ऊर्जा ग्रहण, यानी उसको ऊर्जा देना पड़ता है। हाई लिमिट से लोअर लिमिट से हाई लिमिट में जाने के लिए, उसको धकेलने के लिए ऊर्जा आपको देना पड़ता है। ठीक है, ऊर्जा आपको देना पड़ता है। लेकिन जब वो लोअर लिमिट यानी कि उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जब आते हैं तो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, वो अपना कुछ ग्रह देते हैं, तब जाके वो लोअर लिमिट में पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये अंदर जाना, बाहर जाने से, अंदर या बाहर आने से इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है, या वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन, वही कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाते हैं तो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। इन्होंने ये बात बताया। चलिए, अब सुनो, यहाँ पे 8वां नंबर जो है क्या है। अब कह रहा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों ओर वृत्तीय कुछ निश्चित वृत्ताकार कक्षा में ही घूम सकती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों ओर कुछ निश्चित वृत्ताकार कक्षा में ही घूम सकती है। इन कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन का ना तो ह्रास होता है और ना ही उत्सर्जन होता है। जब वो अपने निश्चित कक्षा में, इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, तब उस समय ना ऊर्जा का ह्रास होता है और ना ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऐसे कक्षा को हम क्या कहते हैं? ऐसे कक्षा को हम निश्चित कक्षा कहते हैं, या अस्थायी कहते हैं, स्थिर कक्षा कहते हैं। इसमें ना ऊर्जा का ह्रास होता है ना ऊर्जा का नाश होता है। इस तरह से हमने रदरफोर्ड परमाणु मॉडल को पढ़ा। देखिए, तो नील्स बोर्स के 9वां गुण था जो कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय वेग होता है। जो इलेक्ट्रॉन कक्षा में जो गति करता है वो कोणीय वेग के अनुसार गति करता है। ठीक है, किसके अनुसार? कोणीय वेग के अनुसार। और उन्होंने एक ऐसी दिया था, यहाँ पे देखिए, mvr बराबर nh/2π। ठीक है, जहां m कथी है, इलेक्ट्रॉन के परमाणु द्रव्यमान है, वेग क्या है, v क्या है, वेग है, r क्या है, त्रिज्या है, n क्या है, कक्षा की संख्या है, h क्या है, प्लाइंग कांस्टेंट है, और पाई का मान कितना, 3.14। इनके अनुसार इन्होंने कहा कि परमाणु जो भी होता है कोणीय वेग के अनुसार, कोणीय वेग, जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो मूविंग पार्ट्स होता है ना, वो उसके जैसे आपने जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, इसके कारण जैसे गति ऊपर से और नीचे, इसके कारण जैसे हम वृत्तीय पथ पे चलते हैं तो गिरते नहीं है। इसके बारे में भी हम लोग फिजिक्स में चर्चा करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के अनुसार ये इलेक्ट्रॉन मूविंग करता रहता है। उसी के अनुसार यहाँ पे इन्होंने 100 दिया, mvr/nh/2π। ठीक है, तो इससे इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन इसी के अनुसार वृत्तीय पथ पे गमन करता है। इन तमाम चीजें थी, कल इसके देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपसे 3 चीज हमेशा चाहता हूँ, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर हो तो वीडियो को लाइक करो, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझे बताओ, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी बताइए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों को जगाइए वो पॉलिटेक्निक के लिए। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।